अच्छा, केस स्टडीज में देखिएगा एक चीज, पहली चीज तो ध्यान में रखनी है केस स्टडी का असूल के केस स्टडी के फैक्ट्स से बाहर नहीं जाना, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आंसर करना है। और केस स्टडी में डिफरेंट, देखें मेन इश्यूज हो सकता है हम आइडेंटिफाई कर लें, वो तो सबके लिए सेम होगा, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट स्टाइल होगा, डिफरेंट वर्डिंग होगी। तो यहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस इशू को आपने इन अल्फाज में लिखना है, वो आपकी अपनी जजमेंट, आपको सोल्यूशन दे दिया गया है, वो भी सजेस्टेड वर्डिंग है, आपकी वर्डिंग उस सोल्यूशन की वर्डिंग से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इशू सेम होना चाहिए, यानी जो एरर्स हमने आइडेंटिफाई किया उसके मुताबिक ही, ठीक है, एरर्स वही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग कर लिया आपने, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मूव हिज मिसकंसेप्शंस related to audit of financial statements including brief explanation of your point of view। दो चीजें पूछी। अब अच्छा, अब नोट कीजिए मैंने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर आया हूं। एग्जाम में भी जब कभी क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का, आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी तो मुझे पता चल गया कि आगे जो वो डिस्कस कर रहा होगा ना केस, उसने कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस दी होंगी जो मैंने आइडेंटिफाई करनी है। और कह रहा है योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए। पॉइंट ऑफ व्यू किसको कह रहा है? कह रहा है ये बताओ कि इस मिसकंसेप्शन की फिर करेक्शन क्या है। ये जो स्टाइल है ना आईकैप की केस स्टडी का, ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में ये समझिए ये टाइप ऑफ केस स्टडी है, ठीक है। इसमें होता क्या है, वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हमें दे देता है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए कोई अकाउंटिंग के पेपर में क्वेश्चन आ गया, उसने कहा स्टेटमेंट में से एरर बताइए। और स्टेटमेंट क्या है कि आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि इन्वेंट्री कैन बी मेजर्ड एट FIFO बेसिस और LIFO बेसिस। अब बताइए इसमें कोई गलती है? ठीक है, बिल्कुल गलती है। क्या गलती है? इन्वेंट्री LIFO के ऊपर मेजर नहीं हो सकती, FIFO या एवरेज कास्ट के ऊपर हो सकती है। अब देखिए काउंटिंग का कंसेप्ट गलत है। इसी तरह वो हमें कोई स्टेटमेंट देगा, पैराग्राफ देगा जिनमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। वो पैराग्राफ चल रहा होगा ऐसे, यहां पे आके खत्म हो गया। मे बी उसने 2 लाइनों में एक स्टेटमेंट दे, फिर अगली स्टेटमेंट 2 लाइनों की, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस तरह भी हो सकता है। कंटिन्यूस पैरा भी हो सकता है, सेंटेंस भी डिफरेंट दे सकता है। एंड में कहेगा इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, इसमें से एरर्स, गलतियां आइडेंटिफाई करो। याद रखिए जो इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां होंगी वो 2 तरह की होंगी, एरर्स या ओमिशन। कितनी तरह की गलतियां होंगी? एरर्स या ओमिशन। एरर का मतलब क्या है कि कोई चीज है तो सही लेकिन गलत है। ओमिशन का मतलब क्या है कि चीज होनी चाहिए थी, है ही नहीं। हमने किस तरह की गलतियां ढूंढनी है भला? दोनों, ये चीज ध्यान में रखिएगा, दोनों। एक क्वेश्चन में उसने कहा, वो आगे चल के हमने पढ़ना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स। बताइए एरर है कि ओमिशन है? एरर है, एरर। और एक क्वेश्चन में उसने कहा वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। ओमिशन। हमने दोनों आइडेंटिफाई करना है। मैंने फर्क आपको क्यों बताया? क्योंकि जब इसको प्रेजेंट करना है तो उसमें फर्क आएगा। एरर को अटेम्प्ट करने का, प्रेजेंट करने का असूल है कि जब आपने बताना है क्या गलती है तो फिर यह भी बताना है कि क्या सही है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। जब हमने ये बताना है क्या गलत है तो फिर ये भी बताना है कि क्या सही है। फॉर एग्जाम्पल उस अटेम्प्ट में स्टूडेंट ने लिखा ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी एड्रेस्ड टू डायरेक्टर्स। आईकैप ने एक ही बजाय आधा नंबर दिया। और फिर एग्जामिनर कमेंट्स में सोल्यूशन में बताया कि अच्छा ठीक है, आपने ये बता दिया कि ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टर्स को एड्रेस नहीं की जाती, उनके लिए नहीं होती, लेकिन फिर ये तो बताएं कि किसके लिए होती है? टू शेयर होल्डर्स। आधा नंबर इसके लिए है। यानी एरर्स के केस में आपने जहां कहीं गलती हो तो ये भी बताना है कि क्या गलत है, और चाहे पूछे या ना पूछे ये भी बताना है क्या सही है।
जबकि ओमिशन है तो आपने सिर्फ इतना बताना है दिस इज ओमिटेड। जैसे वो रिपोर्ट वाले क्वेश्चन वो है ऑडिटेड वाले में सिर्फ इतना बताना है कैश फ्लो इज ओमिटेड। फर्क समझ आया? अब यहां पे देखे, यहां पे जब उसने कहा कि मिसकंसेप्शन जो है वो रिमूव करनी है, इसका मतलब है जो भी वो गलत स्टेटमेंट वगैरह दे रहा वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। अब जरा सोच के मुझे बताइए जो उसने अगली बात कही है, इंक्लूडिंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, इससे उसका क्या मुराद है? वो कह रहा फिर ये भी बताओ कि सही क्या चीज है, सही क्या चीज है? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया जी मेरे भाई, आप बताइए आपको इस क्वेश्चन में कोई एरर प्रॉब्लम नजर आई? मेरे भाई अब पढ़ना थोड़ी शुरू करना था, पहले पढ़ना था ना। जी भैया आप बताइए कोई प्रॉब्लम नजर आई? हाँ सैंपल बेस पे चेक करता है। उसने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करता है, जबकि वो सैंपल बेस पे चेक करता है। सैंपल जरूरी नहीं मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हो, मतलब एक होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक होता है अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन तो होता है मेजॉरिटी, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकता है हम 20% ट्रांजैक्शन चेक करके 80% अमाउंट कवर कर रहे हो। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करना लाजमी नहीं है, सैंपल बेस पे चेक करता है। सैंपल में बी मेजॉरिटी या मे नॉट बी मेजॉरिटी। जी और बताइए जी मेरे भाई, आप बताइए आपको इसमें कोई गलती नजर आई? और हाँ उसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे ऑडिटर ने कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी और फ्रॉडलेंट कंडक्ट रिपोर्ट में नहीं लिखा। इसका मतलब है कोई फ्रॉड या कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं है। क्या ये कंसेप्ट सही है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी और फ्रॉड ऑडिटर अगर आइडेंटिफाई कर भी ले तो रिपोर्ट में तो कभी नहीं लिखता। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है तो वो जाते हैं मैनेजमेंट लैडर में, अगर फ्रॉड है तो उसको हम कम्युनिकेट करते हैं दोष ऑफ गवर्नेंस को या रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह को या शेयर होल्डर्स को, रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं आता। तो रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल वीकनेस या फ्रॉड का जिक्र नहीं, क्या इसका यह मतलब है कि कोई वीकनेस और फ्रॉड है ही नहीं, या वो किसी दूसरे तरीके से कम्युनिकेट किए गए हैं दूसरे? इससे आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। अगर रिपोर्ट में वीकनेस या फ्रॉड का जिक्र नहीं तो ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि कोई वीकनेस या फ्रॉड होगा ही नहीं। मे भी हो लेकिन वो मैनेजमेंट लेटर के थ्रू या किसी और कम्युनिकेशन मेथड से बता दिया गया हो। कुछ समझ आई बात? 2 पॉइंट और पॉइंट का कम से कम 4 पॉइंट बताने हमने जी। हाँ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ये बड़ा है ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑडिटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ये नहीं कहता कि इन ऑल रिस्पेक्ट ठीक है, वो कहता है इन मटेरियल रिस्पेक्ट ठीक है, और मटेरियल पे भी रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। इन ऑल रिस्पेक्ट तो ऑडिटर कभी नहीं बताता। ऑडिटर जो ओपिनियन देगा वो इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं होगा जी। इसके अलावा वो कह रहा है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं फर्दर अमाउंट ऑफ मनी क्योंकि कोई रिस्क नहीं है कि मुझे नुकसान होगा, आई विल लूज माई मनी। फ्यूचर के बारे में ऑडिटर का कोई ओपिनियन नहीं है, गोइंग कंसर्न के बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। फ्यूचर प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, अनमोडिफाइड रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि कंपनी फ्यूचर में भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। भैया ऑडिटर तो रिपोर्ट दे रहा है पास्ट ट्रांजैक्शन पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पास्ट की हैं, फ्यूचर की थोड़ी है। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में ऑडिटर कोई ओपिनियन नहीं देता। ठीक है, हो सकता है वो तो डिपेंड करे फ्यूचर में क्या होगा, वो तो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के फ्यूचर के डिसीजन पे। भी 2-3 महीने के बाद मैनेजमेंट कोई गलत डिसीजन करे, कंपनी में तबाही फिर जाए, बंद हो जाए, डूब जाए, क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसे कहा जा सकता है तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कंपनी डूबने वाली है? भाई मैं फ्यूचर का थोड़ी ऑडिटर हूँ, नजूमी थोड़ी हूँ, ऑडिटर हूँ, नजूमी तो नहीं हूँ जी। तो ये आइडेंटिफाई हो गए प्रॉब्लम्स, अंदाजा हो गया आपको कि इस तरह का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। असल चीज है क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना हमने, असल चीज है टेक्निक सीखनी है कि वो क्वेश्चन केस स्टडी प्रेजेंट कैसे करेगा हमें और हमने उसको सॉल्व कैसे करना है।
तो ज़हन में रखिएगा, अगर कभी कोई स्टेटमेंट या पैराग्राफ दे के कहे एरर्स आइडेंटिफाई करें, तो इसका मतलब है हमने एरर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं और ओमिशन भी। और अगर एरर्स हैं तो ये बताना है गलत क्या है, वहां पे ये भी बताना है कि सही क्या है। ओमिशन में सिर्फ इतना लिख देंगे दिस इज ओमिटेड। अब वो रिपोर्ट वाला एक पैराग्राफ था, उसमें आपने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उस रिपोर्ट में उसने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ गायब कर दिया था। तो स्टूडेंट कहने लगे सर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ सारे का सारा याद किया है, हमने रिप्रोड्यूस कर दें? मैंने कहा नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना था कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इज ओमिटेड, उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। एरर वाले केस में हमने फिर उसको सही करके बताना है कि सही सिचुएशन क्या थी। ठीक है, इसमें सिर्फ ओमिशन में मेंशन कर देंगे दिस इज ओमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया? जी जी। नॉट रिस्पॉन्सिबल, हाँ टू फ्रॉड जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में थोड़े ही हम रिपोर्ट करते हैं। फ्रॉड तो अलहदा से डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ केसेस में हो सकता है हम शेयर होल्डर्स को भी बता रहे हों, लेकिन नॉर्मली फ्रॉड की कम्युनिकेशन जो होती है वो डायरेक्टर्स को होती है, प्लस वो कम्युनिकेशन होगी अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, शेयर होल्डर को सिर्फ उस वक्त बताते हैं अगर वो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर।